topic of the discussion is role of sample size in sampling. Sample size plays a very important role in any sampling activity. Sample size होता क्या है कि जो information हम complete population से लेना चाह रहे होते हैं, मैं मिसाल देता हूँ कि हमने उनकी population की average calculate करनी. अब क्योंकि population को हम access ही नहीं कर पा रहे for one reason or the other, तो हम एक sample को यूज़ करेंगे जो कि उसी population का एक छोटा लेकिन representative part है उस एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए. हम पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, पॉपुलेशन को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो हम उसी पॉपुलेशन में से एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेंगे उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने में. हम एक ग्राफ बनाना चाह रहे हैं पॉपुलेशन का, क्योंकि पॉपुलेशन के ऊपर हम को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो लिहाजा उसी ग्राफ को बनाने के लिए हम सैंपल को यूज़ करेंगे जो कि उसी पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा है. लेकिन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो छोटा हिस्सा हमें वही इंफॉर्मेशन देगा जो पॉपुलेशन दे रही है? ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता. ऐसा होने के चांसेस भी हैं और ऐसा ना होने के चांसेस भी हैं. सो बीइंग रिसर्चर, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जिस सैंपल को हम यूज़ कर रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्या वो इस कदर पावरफुल है, क्या वो इस कदर रिलायबल है, क्या वो इस कदर यूज़फुल है कि हम उसको यूज़ करें उन तमाम इंफॉर्मेशन के लिए जो कि हम पॉपुलेशन के बारे में लेना चाह रहे हैं. इन तीनों चीज़ों का जवाब, यानी क्या वो सैंपल इतना रिलायबल है, इतना पावरफुल है, इतना यूज़फुल है, ये तीन चीज़ों मैंने तीन एडजेक्टिव मैंने आपके सामने यूज़ किए. तो तीनों एडजेक्टिव का आंसर ये है कि सैंपल का साइज़, यानी उस सैंपल में कितनी सैंपल यूनिट मौजूद हैं उस पॉपुलेशन की कि जिसको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है. पॉपुलेशन साइज़ जितना भी हो, सैंपल साइज़ मेक्स मोर इम्पोर्टेंस. एक बहुत आम यहाँ पे प्रोवर्ब मौजूद है, मोर द पॉपुलेशन मोर शुड बी द सैंपल, लेसर द पॉपुलेशन लेसर शुड बी द सैंपल. ये प्रोवर्ब कभी ठीक हो भी सकती है, कभी नहीं भी ठीक हो सकती. हम इस प्रोवर्ब को यूज़ नहीं कर रहे, एटलीस्ट नॉट फॉर प्रोबेबिलिटी सैंपल. जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपल को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमारे पास टेक्निक्स मौजूद हैं, तरीके मौजूद हैं कि जिसमें हम इंश्योर करेंगे कि पॉपुलेशन सैंपल का साइज़ इतना होना चाहिए कि वो उस पॉपुलेशन को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट कर सके, या सैंपल को पावर दे सके, सैंपल को रिलायबिलिटी दे सके, सैंपल को यूजेबिलिटी दे सके. सो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि उस सैंपल का साइज़ कितना होना चाहिए. और ये जहन में रखिएगा कि मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ एक प्रोबेबिलिटी सैंपल के हवाले से. स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास फार्मूले मौजूद हैं. एन नॉट इज इक्वल टू जी स्क्वायर पी क्यू ओवर ई स्क्वायर. ये फार्मूला मौजूद है, बड़ा पॉपुलर फार्मूला मौजूद है. बाय द वे फार्मूले हमारे पास और भी मौजूद हैं, अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एक फार्मूला इसको डिस्कस कर लेते हैं. और इस फार्मूले में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. पी प्रोबेबिलिटी, क्यू अगेन प्रोबेबिलिटी, ई मार्जिन ऑफ एरर, यानी कितना एरर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ. लेट्स से आपको एक टीचर कोई असाइनमेंट देता है, जो इसको करके लाओ, तो टीचर की इंटेंट होगी कि इसको 100% तक ठीक करके लाओ. नेचुरली हमारा रिस्पांस ये होता है कि सर हम 100% तक कोशिश तो करेंगे लेकिन लगता नहीं है कि हम ठीक कर पाएँ. तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को ज़रा थोड़ा सा लो करें. तो टीचर हमसे कहता है अच्छा 100% तक नहीं करोगे तो कितने परसेंट तक तुम कर सकते हो? लेट्स से हम कहते हैं कि हमारी असाइनमेंट में हम कोशिश तो करेंगे कि 100% तक ठीक हो, लेकिन हमारी असाइनमेंट में 10% तक गलती हो सकती है, या लेट्स से हमारी असाइनमेंट में 5% तक गलती हो सकती है.
ज़रूरी नहीं कि लाजमी तौर पे ये 10 या 5% गलती हो, हाँ हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इतनी गलती आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। ये एक आम डायलॉग है जो हम हर उस असाइनमेंट के ऊपर करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो टीचर और स्टूडेंट का एनवायरनमेंट हो, कोई भी एनवायरनमेंट हो, जहाँ जब भी कोई असाइनमेंट होती है तो इस किस्म की डिस्कशन ज़रूर होती है। अच्छा, ये जो मार्जिन डेवलप किया जा रहा है 10% का, 5% का, इसको टेक्निकल ज़ुबान में हम मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं। ये जो फार्मूले में ई मौजूद है, दिस ई स्टैंड फॉर दैट मार्जिन ऑफ एरर। पी और क्यू ये दोनों रेफर करते हैं उस प्रोबेबिलिटी को कि जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैंने कोई सैंपल करना है स्मोकिंग के बारे में कि किसी यूनिवर्सिटी में, किसी एनवायरनमेंट में लोग स्मोक करते हैं या नहीं करते, उसके हवाले से मुझे कोई स्टडी करनी है। तो जब मैं सैंपल साइज करना चाहूँगा तो मैं फौरी तौर पे देखूंगा कि इस वक्त मेरे सामने कितने बंदे बैठे हैं। लेट से उस वक्त मेरे सामने 10 बंदे बैठे हैं, 10 में से 4 बंदे जो हैं वो स्मोक करते हैं, 6 बंदे स्मोक नहीं करते। तो 4/10 इज़ द वैल्यू ऑफ पी, जबकि 6/10 इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू। तो पी एंड क्यू रेफर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर ओन एक्सपेक्टेशन कि वो किसी पायलट सर्वे, जिस तरह मैंने फॉरेन कन्वीनियंस सैंपल को यूज़ करते हुए फ़ौरन उसकी कैलकुलेशन कर ली, या मैंने किसी पुरानी एस्टीमेट को कर लिया। जिस तरह चाइल्ड लेबर के बारे में अगर मैं कोई स्टडी करने लगूंगा तो मुझे पता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कैलकुलेट किया हुआ है कि पाकिस्तान में हर चौथा बच्चा जो है वो चाइल्ड लेबर की उसकी इंटेंसिटी मौजूद है कि वो उसमें जा सकता है। ये एस्टीमेट थोड़े से पुराने हैं, आजकल शायद ये चेंज हो चुके हों, लेकिन जब मैंने इसको रेफ़र किया था उस वक्त हर चौथा बच्चा इस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो ये एक एस्टीमेट है जो मैं अपने फर्दर पी एंड क्यू को यूज़ करते हुए रख सकता हूँ। जी की जो वैल्यू है दैट एक्चुअली इज़ द स्टैटिस्टिकल स्टैम्प टू दैट होल प्रोसेस, कि जब मैं स्टैटिस्टिक्स की स्टैम्प लगाऊंगा कि जो रिज़ल्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टैटिस्टिकली एक्यूरेट है। ये कहाँ से कैलकुलेट होता है? इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक टेबल्स मौजूद हैं, उन टेबल्स को यूज़ करते हुए हम इस जी को कैलकुलेट करते हैं। सो इस तरीके से मैंने आपको कंपोजिशन बताई है कि किस तरीके से एक सैम्पल साइज़ का फार्मूला जो है वो कंपोज होता है। अब इसमें देखें, इसमें स्टैटिस्टिक्स की स्टैम्प भी मौजूद है, इसमें हमारी पर्सनल एक्सपेक्टेशन भी मौजूद है, और इसमें वो मार्जिन ऑफ एरर भी मौजूद है कि जिसको यूज़ करते हुए हम सैंपल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जब हम सैंपल साइज़ की डिटर्मिनेशन करते हैं तो बेसिकली यही वो 3 या 4 चीज़ें हैं जिनको यूज़ करते हुए हम एक सैंपल साइज़ को कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिन करते हैं। जो सैंपल साइज़ इन तीनों या चारों चीज़ों को यूज़ करते हुए डेवलप किया गया है वो एक सही सैंपल साइज़ होगा, वो हमें सही इंफॉर्मेशन देगा, वो रिलायबल होगा, वो पावरफुल होगा, वो यूज़फुल होगा। और जो सैंपल साइज़ इन चीज़ों को डिटर्मिन करते हुए जहन में लाए बगैर बनेगा वो इतना रिलायबल, पावरफुल या यूज़फुल नहीं होगा। कौन सी 3 चीज़ें हैं? पहले नंबर के ऊपर स्टैटिस्टिकल स्टैम्प, और ये हमें मिल जाती है बहुत सारे टेबल्स में, आमतौर पे 1.96 वैल्यू यूज़ होती है। खैर इसको हम बाद में भी बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, किताबों से भी मिल जाता है। पी और क्यू ये हमारे पर्सनल एस्टीमेट है, पर्सनल विशेज़ हैं कि ये वैल्यू अंदाज़न इतनी होनी चाहिए, जिस तरह अभी मैंने स्मोकिंग की आपको एग्जांपल दी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर चीज़ मार्जिन ऑफ एरर आती है कि हम उस सैंपल में कितने % गलती का चांस बिल्ट इन रखना चाहते हैं, कितने % गलती हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे रिज़ल्ट में इतने % तक गलती हो सकती है। अच्छा, बहुत सारे एक्सेल के टेम्पलेट मौजूद हैं इस वक्त कंप्यूटर के ऊपर, वेब के ऊपर, जो कि हमें सैंपल साइज़ को कैलकुलेट करने में मदद देते हैं। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक नज़र भी आ रहा होगा टेम्पलेट, जिसमें यही 3 चीज़ें पूछी हुई हैं, और फिर उनको यूज़ करते हुए ये सैंपल साइज़, यही फार्मूला यूज़ करते हुए हमने सैंपल साइज़ को कैलकुलेट किया। अच्छा, हमारे पास और भी किताबों में बेतहाशा फार्मूले मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में हमारे काम आते हैं। ये जो अभी मैंने फार्मूला आपके सामने शो किया था, ये सिंपलेस्ट पॉसिबल
सिनेरियो है। इस सिनेरियो को जब हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास और फार्मूले भी आ जाते हैं और स्टेटिस्टिक्स की किताबें भरी हुई हैं। ये आपके सामने मैंने एक लिस्ट दी है जिसमें ये 7 या 8 हमारे पास फार्मूले मौजूद हैं। ये भी जहन में ना रखिएगा कि ये सिर्फ यही फार्मूले हैं। हमारे पास स्टेटिस्टिक्स में बीसियों फार्मूले मौजूद हैं सैम्पल साइज को कैलकुलेट करने में। ये तो चंद एक मैंने आपके सामने जो बहुत ज़्यादा सोशल साइंस में यूज़ होते हैं उनकी एक लिस्ट आपके सामने दे दी है, ताकि आपके जहन में ये चीज़ आ जाए कि जब डिफरेंट सिनेरियोज हों तो हम सैम्पल साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं अपने पर्पस के लिए आमतौर के ऊपर वेबसाइट्स यूज़ करता हूँ और ये वेबसाइट कोई एक नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट मौजूद हैं। हमारे पास कुछ बने बनाए कंप्यूटर पैकेज मौजूद है, एप्लीकेशन मौजूद है जो हमें हेल्प करती हैं सैम्पल साइज को कैलकुलेट करने के बारे में। हम उन वेबसाइट को, उन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा इन तमाम फार्मूलों की एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो सैम्पल हम बनाना चाह रहे हैं वो एक प्रोबेबिलिटी सैम्पल हो। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल के लिए इनमें से कोई एक फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी जिसको हम P या Q कह रहे हैं तो कैलकुलेट ही नहीं हो सकती। जब वो कैलकुलेट नहीं हो सकती तो इनमें से कोई एक फार्मूला भी वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। टोटल पॉपुलेशन साइज का हमें नहीं पता, लिहाजा ये फार्मूला हम इनको यूज़ वहाँ पे नहीं कर सकते। सैम्पल साइज फॉर ए प्रोबेबिलिटी सैम्पल, हमारे पास बहुत सारे सैम्पल साइज को डिटर्मिन करने में फार्मूले मौजूद हैं। इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि फार्मूले की डिटर्मिनेशन में 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, मार्जिन ऑफ एरर, जितनी एरर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस आंसर में। नंबर 2, हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन के अंदाज़न वो फिनोमिना कितने % तक मौजूद होगा। और तीसरे नंबर के ऊपर स्टैटिस्टिकल स्टैम्प, यानी इस पूरे प्रोसेस को हम स्टैटिस्टिकल की स्टैम्प्स लगाते हैं, क्योंकि जब हम स्टैटिस्टिक्स की स्टैम्प लगाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। I hope I could make myself understood.